दूध भारत में हर घर की जरूरत और सेहत का प्रतीक माना जाता है। बच्चा हो या बुजुर्ग, सबके लिए फायदेमंद समझा जाता रहा है। बचपन से हम यही सुनते हैं कि दूध दरअसल एक सुपर फूड है। लेकिन क्या वाकई में दूध उतना फायदेमंद है जितना हम सोचते हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि बाजार में जिस तरह से मिलावटी दूध की भरमार है और सोशल मीडिया पर दूध को लेकर तरह तरह की अफवाहें जो फैल रही हैं, उनको देखते हुए क्या सच है क्या झूठ है ये जानना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि भाई दूध जो है वो सेहत का खजाना है, तो कुछ बताते हैं कि हर चीज़ दूध में ही समाहित है, ऐसा भी नहीं है। और फिर एक, जैसा हमने बताया कि मिलावटी दूध, जहरीला दूध, इसकी एक अलग टेंशन है। तो दूध को लेकर तमाम पहलुओं पर आज हम करेंगे चर्चा। आखिर क्या सच है क्या झूठ है दूध को लेकर, इन्हीं पर बातचीत होगी। भ्रांतियों से संबंधित खास मेहमानों के साथ चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट से रिपोर्ट देख लीजिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। बचपन से घर और स्कूल में ये बात सुनते आए हैं कि दूध पीना हड्डियों के लिए जरूरी है। डेयरी हमारे रोज के डाइट का बड़ा हिस्सा है। फिर भी इसके हेल्थ इफेक्ट्स को लेकर कई मिथक भी चलते आ रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इन मिथकों की सच्चाई क्या है। क्या दूध वाकई सुपर फूड है? 2022 की एक स्टडी में ये पाया गया कि ज्यादा दूध लेने वालों और कम दूध लेने वालों में हड्डी टूटने का जोखिम लगभग बराबर रहा। इसका मतलब ये है कि हड्डियों को मजबूत करने का काम सिर्फ दूध ही नहीं करता, और दूध सबसे बेहतरीन रास्ता हो ऐसा भी नहीं है। दूध में मिलने वाले मुख्य पोषक तत्व प्रोटीन, विटामिन B12, कैल्शियम, हरी पत्तेदार सब्जियों, लीन प्रोटीन और बोन फिश से भी मिल सकते हैं। लंबे समय तक माना गया कि फिट रहना है तो फुल क्रीम छोड़कर टोन्ड या स्किम्ड यानी लो फैट मिल्क ही पीना चाहिए। लेकिन 2023 की एक समीक्षा में किसी एक प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट को दूसरे पर रिकमेंड करने की ठोस वजह नहीं मिली। फुल क्रीम मिल्क में सैचुरेटेड फैट होता है, लगभग 4.5 ग्राम प्रति ग्लास। फिर भी ये 20 से 30 ग्राम की रोजाना लिमिट के अंदर रहता है। इसलिए जब तक कोई दिन में 3 या 4 ग्लास दूध नहीं पी रहा, तब तक चिंता की बात नहीं है। एक और मिथक ये है कि दूध को उबालने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कई स्टडीज में यह धारणा भी गलत पाई गई। कच्चे दूध में बैक्टीरियाज होते हैं, इसलिए उसे उबालना जरूरी होता है। उबालने से पौष्टिकता कम नहीं होती, बल्कि ये सेफ्टी के लिए बेहतर होता है। अक्सर ये सवाल भी उठता है कि प्लांट बेस्ड मिल्क गाय या भैंस के दूध से ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सोयाबीन, बादाम या ओट से बने मिल्क में हर बार काऊ मिल्क की तरह वही विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। कुछ लोग इसमें शक्कर या सोडियम जोड़ देते हैं जो काऊ मिल्क में नेचुरली नहीं होते। इसके अलावा प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रोटीन कंप्लीट नहीं होता, यानी काऊ मिल्क में मिलने वाली 9 जरूरी अमीनो एसिड्स इसमें नहीं मिलते। हाँ, प्लांट बेस्ड मिल्क कई दूसरे मामलों में पौष्टिक होते हैं, यानी दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन न्यूट्रिशन प्रोफाइल दोनों की अलग अलग है। एक सवाल यह भी उठता रहा है कि क्या लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों को डेयरी पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए? दरअसल लैक्टोज डेयरी में पाया जाने वाला नेचुरल शुगर है। जिन लोगों के शरीर में लैक्टेज एंजाइम कम बनता है, उन्हें इसे पचाने में दिक्कत होती है और ब्लोटिंग और डायरिया जैसे लक्षण दिखते हैं। लेकिन सभी डेयरी प्रोडक्ट्स एक जैसे नहीं होते। बटर, हार्ड चीज, योगर्ट और सॉर क्रीम में लैक्टोज बहुत कम होता है। बाजार में लैक्टेज एंजाइम सप्लीमेंट्स और लैक्टेज फ्री ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। आप अपने हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या दूध कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है? तो दूध में कैल्शियम अच्छी मात्रा में जरूर मिलता है, मगर ये अकेला स्रोत नहीं है। दूसरे डेयरी प्रोडक्ट, मावा, बीज और प्लांट बेस्ड मिल्क में भी कैल्शियम भरपूर होता है। तो कुल मिला के ये रही दूध से जुड़े मिथकों की सच्चाई। अब आखिर में सबसे बड़ी बात, हेल्थ और डाइट के लिए सिर्फ दूध पर निर्भर रहने वालों के लिए एक बड़ा खतरा ये भी है कि बाजार में तमाम दूध के प्रोडक्ट्स में मिलावट अब भी जारी है। इसलिए कौन सा प्रोडक्ट असली दूध का है और कौन सा नकली का, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। कुल मिलाकर दूध के अपने फायदे हैं, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए दूध के साथ बाकी आहार का बैलेंस्ड खान पान ही असली सेहत का मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज दूध के इर्द गिर्द हम तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो यही होगा कि भाई क्या वाकई में दूध सुपर फूड है या नहीं है, और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से दूध पर निर्भर होते हैं। आप दीपावली के आसपास देखिए, पूरे देश में जिस तरह से नकली दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स बाजार में मिले हैं, उनको देखते हुए आप क्या मिल्क पर निर्भरता इतनी आंख मूंद कर सकते हैं?
और ये एडल्ट्रेशन का कब तक हमें दंश झेलना पड़ेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सीनियर फिजिशियन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहरिया आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है महेश झगड़ेसर, पूर्व FDA कमिश्नर, और अब इस तरह के मामलों में आप अच्छा काम भी कर रहे हैं और बड़ी मुखरता से अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है झगड़ेसर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं दीप्ता नागपाल जी, जानी मानी डाइटिशियन हैं। दीप्ता जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर लहरिया, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं और सबसे पहले तो सबसे बड़ा मिथ कहें या फैक्ट कहें, सच है या मिथक है, आप बताएं सर। क्या वाकई में जिस शिद्दत से या कॉन्फिडेंस से पहले कहा जाता था कि भाई दूध पी लीजिए बाकी सब चीज़ की पूर्ति हो जाएगी, यानी कि मिल्क इज़ अ सुपर फूड इन इटसेल्फ, क्या वाकई में ऐसा है सर? मिल्क की जब हम बात करें तो हमारी डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। खासतौर से प्रोटीन की बात करते हैं, जो इंडियन डाइट होती है और खासतौर से वेजिटेरियन डाइट होती है, उसमें प्रोटीन के लिमिटेड सोर्स होते हैं। ऐसे में अगर हमें कोई प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स चाहिए जिसमें बाकी कैल्शियम और अन्य चीज़ें हों, तो उसके लिए मिल्क एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। साथ ही बात आती है कि जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, तो इनकी यूजुअली लोगों को कमी होती है। तो मिल्क जो इंडिया में सप्लाई किया जाता है उसमें सप्लीमेंटेशन होता है विटामिन ए और डी का। तो उस लिहाज से अगर हम प्रोटीन का डाइट में बात करें, कैल्शियम की बात करें या विटामिन की बात करें और कई अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो मिल्क एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। साथ ही एक चीज़ और है कि कई लोगों के पास मिल्क का एक सोर्स अवेलेबल होता है जो गांव देहात में रहते हैं, तो उनके लिए तो प्रोटीन का निश्चित रूप से बहुत अच्छा सोर्स है। बात आ जाती है कि क्या अब आज के समय में हमें विश्वास नहीं है कि वो मिल्क की क्वालिटी कैसी है, अडल्ट्रेशन कितना है, तो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन अगर हम मान के चलें कि हमें पता है कि मिल्क एक रियल सोर्स से आया है, तो ये डाइट का निश्चित रूप से अहम हिस्सा है। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी मेयो क्लिनिक की गाइडलाइंस होती हैं और अन्य गाइडलाइंस, वो कहते हैं कि आप बाकी चीज़ें खाइए लेकिन 100 to 300 ml मिल्क एक जरूरी आपकी डाइट का हिस्सा है। एक मिल्क के साथ एक खास बात और है जो नेचुरल मिल्क में नहीं, हम काऊ या बफेलो मिल्क में नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रोडक्टेड कंसंट्रेटेड मिल्क होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, तो उनमें जो फैट कंटेंट है उसको आप वेरी कर सकते हैं। किसी में आप 6%, कहीं 4.5%, 3%, 1.5%। तो व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से जो प्रोटीन कंपोनेंट है वो फिक्स रहता है, लेकिन फैट कंपोनेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। मिल्क का एक तीसरा जो हिस्सा होता है सॉलिड नॉट फैट, वो हमेशा फिक्स रहता है, 8% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन तो अगर कोई मिल्क लेना चाहता है, प्रोटीन के बेनिफिट लेना चाहता है लेकिन फैट कम चाहता है, तो उस तरह के मिल्क भी अवेलेबल है। तो इस तरह से मिल्क ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोटीन देता है, विटामिन देता है, कैल्शियम देता है, और फैट की मात्रा को ऊपर नीचे करके आप उसको अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। अंतिम पॉइंट है कि मिल्क में एक ऐसा सोर्स है जिसको हम अगर डबल टोन मिल्क लिया जाए जिसमें करीब 1.5% फैट होता है, तो वो एक फ्री फूड की तरह होता है कि आप उसको कितना भी ले सकते हैं। चाय में लीजिए, वैसे बच्चों किसी को पिलाइए, एडल्ट वगैरह को, उसमें अधिक फैट नहीं होगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे और उसके बेनिफिट भी मिलेंगे। तो डेफिनेटली सुपर फूड कहें ना कहें ये अलग बात है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डाइट का हिस्सा है जो हमारे दिन की डाइट में होना चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए हम क्यों इसकी लेयर्स को समझा रहे हैं आपको। दिमाग में जब आता है कि दूध सुपर फूड है और हर हाल में दूध पीना है, तो उसका कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है और लोगों की दूध और दूध के प्रोडक्ट्स के प्रति आंख मूंद कर विश्वास करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और यही जो प्रवृत्ति है ये फिर मिलावटखोरों को एक तरह से एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम पनपने में मदद करती है। और यही वजह है, झगड़ेसर के पास आ रहा हूँ, 2020 में महाराष्ट्र में एक सर्वे हुआ था, 79% ऑफ द मिल्क इन महाराष्ट्र वॉज एडल्ट्रेटेड। ये उस समय 2020 की रिपोर्ट थी। अभी लगभग दीपावली के आसपास ही लगभग 8 लाख केजी 8 लाख केजी ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड, जो कि जिसमें ज़्यादातर एडल्ट्रेट मिल्क से बना हुआ था और मिस ब्रांडेड था मावा के तौर पर, उसको पकड़ा है FDA ने। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी लेयर को जब आप जोड़ेंगे, डॉट कनेक्ट करेंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। झगड़े सर आपके पास आ रहा हूँ सर। अभी भी ये नकली मावा, दूध की नकली मिठाइयाँ और नकली दूध, अभी तक सर ये साफ सफाई इसकी हो नहीं पाई सर। क्या कारण आप इसका मानते हैं और करना क्या चाहिए?
दीपक, एक चीज ऐसी कि मैं दो हिस्सों में इसका ये करूंगा कि ये सुपर फूड जो ऐसा लोगों के दिमाग में बिठाया गया है कि दूध एक सुपर फूड है। दूध में तो 87% तो पानी होता है, ये सबको मालूम है। और बाकी जो बचा है कि प्रोटीन्स, फैट एंड सम विटामिन, वो सब तो होते हैं। लेकिन दूध ही सुपर फूड है का तो मुझे लगता है कि सुपर फूड नहीं है। तो वो इसलिए कि हमारी जो नस्ल है, ह्यूमन बींग्स, हम 3 लाख साल से अभी पैदा हुए हैं। और दूध हमारा जो फूड बना है वो अभी 6,000 साल के पहले, अभी उसके पहले तो गाय गाय करके जो था एनिमल, हम डोमेस्टिकेट ही नहीं किया था, वो जंगलों में रहता था। तो अभी का है, तो हमारी जो फिजिकल स्टेटस है, बायोलॉजिकल स्टेटस है, वो दूध के ऊपर तैयार नहीं हुआ है, वो और किसी के ऊपर तैयार हुआ है। जंगलों में जब हम घूमते थे, खाना कलेक्ट करते थे। अभी जो हुआ कि जो 19th एंड 20th सेंचुरी में ये दूध का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और ये देखो कि इसमें एक मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी में कि ऐसा है कि दूध पीना चाहिए, ये सब अच्छा है, ये दूध तो फूड है, अच्छा फूड है। लेकिन कितनी मात्रा में कैसा है, मुझे लगता है कि डिसप्रोपोर्शनेट हो गया है कि उसकी मांग और उसका प्रोडक्शन, इसमें बहुत बड़ी डिफरेंस आ गया। और डिफरेंस आने की वजह से फिर जो तत्व है कि वो उससे पैसा बनाने के लिए, पैसा बटोरने के लिए फिर जो प्रयास करते हैं, उसमें से ही मिलावट आती है। अभी इसमें एक ऐसा है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वालों में देश में से एक है। तो ये जो दूध है जो पब्लिक को जाता है, वो दूध अच्छी तरह से उनको मिले, उसके लिए जो फूड कानून बना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, उसमें जो अन्य फूड के आइटम्स होते हैं उससे डबल ज्यादा उसमें उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया है। ये ऐसा है कि दूध एक ऐसे है कि वो उसमें बहुत इजीली आप मिलावट बना सकते हैं और उसका स्टैंडर्ड कम ज्यादा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो दूध का दो तरह का होता है। एक तो हर एक गांव में जिसके पास एक गाय है, दो भैंस है, ऐसा करके वो इकट्ठा करते हैं, या बड़ी बड़ी डेयरीज होती है, वो वहां से लेके दूध का उसका प्रोडक्शन होता है, वो कलेक्शन लाइसेंस के तहत होता है या रजिस्ट्रेशन के तहत होता है। और फिर उसका जो डेयरी छोटी छोटी तो वो भी लाइसेंसेस होती है। और जो ट्रांसपोर्ट होता है बड़े बड़े टैंकरों में, वो भी लाइसेंस में होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी लाइसेंस में होता है। तो ये पूरी जो फ्रॉम काउ टू लिप, ये जो दूध का जो है वो उसमें कानून बनाया है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जो मशीनरी है, कि जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं क्या नहीं होते, वो देखने वाली मशीनरी मुझे लगता है कि इस ऑन हॉलीडे, वो देखते नहीं है। और फिर आपने देखा कि दिवाली में फिर ये पकड़ा वो पकड़ा, ये तो बहुत छोटा है, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। दिल्ली जो चलता है, मुझे लगता है कि बहुत खौफनाक चीज हो सकती है, क्योंकि उससे सिर्फ वो जो मिलावट होती है वो किडनी पे असर करता है, हार्ट के असर करता है, आईज, बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर असर करता है, किसी को मालूम नहीं होता है, केमिकल्स होते हैं। मुझे लगता है कि इसमें अगर केयर करना है तो तीन इसमें ये है, लोग हैं जो इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो फूड सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री, हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री, उन्होंने अगर ये कहा कि ये करना है, तो मुझे लगता है कि दूध की जो मिलावट है वो बंद हो जाएगी। दूसरा, फूड सेफ्टी अथॉरिटी जिनके सीईओ और चेयरमैन होते हैं उन्होंने देखना है, और स्टेट के फूड सिक्योरिटी कमिश्नर उन्होंने देखना है। मुझे लगता है कि ये तीन जो लेवल ये है, तीन बड़े वो महत्वपूर्ण आजकल पिलर्स स्टेट आपने पे बताए सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये त्योहार जब आते हैं उसके आसपास तो ऐसा लगता है कि आप जहां हाथ मार दीजिए वहां इस तरह का आएगा। लेकिन सर ने बड़ी उससे महत्वपूर्ण बात ये उठाई, इस सोर्स क्या है और उसके टाइमिंग क्या है। इसके लिए आप किसी दायरे में मत बंधिए, फेस्टिवल के दायरे में मत बंधिए, सोर्स ढूंढिए, किसी भी टाइमिंग पे ढूंढिए, रैंडमली ढूंढिए और सिस्टम से बाहर कीजिए इसको, तभी ये हमको इससे दंश से जो है मुक्ति मिल पाएगी। बट सवाल ये इच्छा शक्ति का है, कब होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल। दीप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ मैम। और अब सबसे बड़ी बात ये होती है मैम कि न्यूट्रिशन के लिहाज से दूध को माना जाता है कि चलिए सुपर फूड ना सही, लेकिन बड़ा इसेंशियल पार्ट ऑफ डाइटरी हमारे हैबिट्स का और लाइफस्टाइल का है। और ये इसलिए कहा जाता है ख़ास तौर से जो नॉन वेजिटेरियन और वर्सेस वेजिटेरियन, कि भाई चलिए नॉन वेजिटेरियन तो उनके पास तो प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज हैं, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके पास तो दूध के अलावा कोई बात नहीं है। तो ये मैम थोड़ा सा बताइए कि ये क्या सच में मिथक हैं या इनमें कोई सच्चाई भी है कि दूध नहीं पिया ख़ास तौर से वेजिटेरियंस ने तो ग्रोथ, बुद्धि से लेकर शरीर तक सबकी ग्रोथ रुक जाएगी? क्या ऐसा होता है मैम?
अगर मैं ट्रेडिशंस की बात करूं, कल्चर की बात करूं, तो दूध को एक्सिलर ऑफ लाइफ माना जाता है। दूध से ऊपर कुछ है ही नहीं है। हर पूजा में सुबह हम लोग दूध से स्टार्ट करते हैं, किसी की डेथ हो जाए, बर्थ हो जाए, दूध है, राइट। अगर मैं साइंस को देखूं तो वो मिक्स्ड एविडेंस है। दूध के नुकसान भी है और दूध के फायदे भी हैं। नुकसान कहाँ है? जैसे दोनों सर ने बताया, फूड चेन सप्लाई में सारे नुकसान है। अब दूध को क्या हम चेंज कर सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी डाइट में जो दूध को ओवरकम कर सकती है? हाँ। अगर हमारे पास पेशेंट आता है जो दूध को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, या एक होता है फूड इंटॉलरेंस, एक होती है फूड सेंसिटिविटी, एक होती है फूड एलर्जी, अगर उसमें से तीनों में से कुछ भी है उस पेशेंट को, तो हम उसको ऑप्शंस देते हैं कि उसकी डाइट प्रॉपर हो, जिससे उसे कैल्शियम भी मिले, प्रोटीन भी मिले, मैग्नीशियम भी मिले, मैंगनीज भी मिले, फास्फोरस भी मिले, जो कि दूध में पाया जाता है। एग्जाम्पल, जिसे हम सुपर फूड कह रहे हैं, सुपर फूड क्या होता है? सुपर फूड तो हेल्थ इंडस्ट्री बनाती है जहां से पैसा आ रहा होता है। अब खसखस है, खसखस कभी सुपर फूड नहीं बनी, उसके अंदर दूध से ज्यादा कैल्शियम है। रागी है, वो अब लोगों ने उसको जानना शुरू कर दिया जब किसी सेलिब्रिटी डाइटिशियन ने बोल दिया कि ये सुपर फूड है, राइट। कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, प्रोटीन के बहुत से सोर्सेज हैं जो हम अपनी नॉर्मल डाइट से दूध के अलावा ले सकते हैं। मैं दूध के अगेंस्ट नहीं हूँ। दूध एक अच्छा तत्व है, एक अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है, अगर उसकी जो सप्लाई है वो अच्छी है। पहले एक होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है लोगों को, जो एक नेचुरल साइंस है। दूसरा अब क्या हो रहा है, A2 और A1 अगर आपने सुना होगा तो, A1 जो किजीन है वो पहले दूध में होता ही नहीं था, A2 ही होता था। अब इतना ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग हुआ गाय का कि जो दूध है उसमें A1 A2 दोनों आने लग गया। लोगों को GI इश्यू स्टार्ट हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू स्टार्ट हो गया, एसिड रिफ्लक्स, IBS। तो दूध एक ट्रिगर बन गया बहुत सी बीमारियों का, इवन स्किन के इश्यूज का, ऑटो इम्यून का, इवन प्री आर्थराइटिस का। वो किसने किया? ऑफ कोर्स हमने जो मैन मेड चीजें की उसने किया। अब पर साइंस इतनी एडवांस है कि हर चीज का इलाज है। यू हैव लॉट ऑफ, जैसे काला तिल है, 4 मगज है, पंपकिन सीड्स है, खरबूजे के बीज है, वाटरमेलन सीड्स हैं, ये सब अंडररेटेड है। ये भी किसी दिन सुपर फूड बन जाएंगे अगर कोई ऐसे सेलिब्रिटी इनको बोलता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मैम। तो ये एक तरह से इसके प्रमोशंस किस तरह से हो रहे हैं और कहाँ से हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष है इस पूरे मसले में। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार जो धीरे धीरे दूध में मिले हुए डिटर्जेंट हैं, यूरिया हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हैं, बोरिक एसिड, कितनी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। एक तो इमीडिएट हम इसका इफेक्ट देखते हैं और एक धीरे धीरे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तीनों मेहमानों से इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली संक्षेप में कुछ मिथकों पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर चंद्रकांत धैर्य सर, हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि मिल्क, अगर दूध आप पी रहे हैं तो हड्डियां बिल्कुल मजबूत रहेंगी, फ्रैक्चर्स नहीं होंगे। किसी किसी की बोन डेंसिटी बड़ी अच्छी होती है तो सीधा सीधा उसके बचपन में पिए गए दूध को उसका श्रेय दे दिया जाता है। लेकिन फिर आती है हार्वर्ड की एक स्टडी और इस तरह की तमाम स्टडीज़ जो बताती हैं कि दूध से फ्रैक्चर्स नहीं रुकते हैं। दूध और फ्रैक्चर रुकने का कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर कोई भी दूध के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, लेकिन दूध के बारे में जो सही जानकारी है उसी पर हमारा फोकस है। दूध के खिलाफ यहाँ कोई भी नहीं है, ना हम हैं ना हमारे कोई भी पैनलिस्ट हैं। तो प्लीज़ इसे पूरी चर्चा को अन्यथा उसमें मत ले जाइएगा। डॉक्टर लहरिया सर। बिल्कुल सही बात है कि जो फ्रैक्चर का और मिल्क से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हमें याद रखना होगा कि मिल्क को हम कैल्शियम का एक सोर्स की तरह देखते हैं, लेकिन जो फ्रैक्चर होते हैं वो बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं। ओल्ड एज से रिलेटेड फ्रैक्चर है, वो थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन और बाकी सारे हार्मोनल और एंडोक्राइन डिसऑर्डर से लिंक्ड है। सो फ्रैक्चर से इनका डायरेक्ट संबंध नहीं है। लेकिन अगर दूसरी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति सफिशिएंट कैल्शियम किसी भी सोर्स से, अगर वो मिलेट्स वगैरह या अन्य सोर्स से ले रहा है, तो फिर मिल्क का एज एडिशनल कैल्शियम सोर्स भी कोई एडवांटेज नहीं रह जाता है। इसेंशियली जो मिल्क है वो एक बैलेंस डाइट का हिस्सा है, कुछ प्रोटीन प्रोवाइड करता है। कोई कहता है कि मैं मिल्क नहीं लूंगा और मेरे पास प्रोटीन के अन्य सोर्स हैं, कैल्शियम का अन्य सोर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली इस कम्प्लीमेंट करता है, इजीली अवेलेबल फूड है, लेकिन इसका फ्रैक्चर से कोई संबंध नहीं है। फ्रैक्चर्स या बोन डेंसिटी या बोन स्टेटस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली सर।
एक बड़ी चीज झगड़े सर उभर कर ये आती है कि जितना उत्पादन हमारे देश में दूध का होता है, स्वाभाविक रूप से हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, उस अनुपात में क्या हमारा लाइफ स्टॉक है? मतलब लाइफ स्टॉक सेंसस जो 20वां लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ है 2019 उसके मुताबिक अगर हम देखें, अभी 21 भी हो चुका है, उसके आंकड़े अभी नहीं आए हैं, बट उसके मुताबिक भी अगर आप देखें तो कुल दूध उत्पादन वर्सेस हमारे यहाँ जो लाइफ स्टॉक की उपलब्धता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे जानकार ये बताते हैं कि ये बड़ा मिसमैच है। इतने तो गाय भैंस है ही नहीं जितने अपने आसपास आपका दूध दिखाई देता है। तो या तो ये अप्राकृतिक तौर तरीके से जो सुरक्षित भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, या तो अप्राकृतिक तरीके से आपका दूध का उत्पादन हो रहा है, या फिर आंकड़े एग्जैजरेटेड हो सकते हैं। तो ये इन आंकड़ों के बीच में क्या सरकारी स्तर पर कोई मंथन चिंतन होता है ताकि हम एक दूध के बारे में सही धारणा बनाने में हमको मदद मिल पाए? सर दीपक का बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या है कि इस देश में किसी को स्टैटिस्टिक्स ही मालूम नहीं है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग होता है या प्रोडक्शन होता है मिल्क का, और उसका जो प्रोडक्ट्स कितने बनते हैं, किसी ने कोई ऐसा ब्यौरा रखता नहीं है और वैसे कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन एक चीज है कि एक सही है कि इसमें एडल्ट्रेशन होता है ये, या केमिकल मिल्क तैयार होता है, इसमें कोई दो बात है या कुछ में ऐसे दो राय होने का ये सवाल है। मैं जब कमिश्नर था एफडीए महाराष्ट्र, तो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का सर्वे लिया था, और उसमें हमें एक एरिया में, एक डेयरी के एरिया में हमने स्टडी किया। उसमें हमें पता चला कि जितने गाय जितना दूध देना चाहिए या वैसे दूध ना देना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा क्या उधर का दूध जो आता था डेयरी में कलेक्शन होता था। और हमने फिर उसके इंस्पेक्शन किया, इन्वेस्टिगेशन का, तो पता चला कि वहां डेफिनेटली केमिकल मिल्क डेयरी में आके लोग सप्लाई करते थे। जिनके घर में गाय है ही नहीं है, ऐसे लोग भी लेके सप्लाई करते थे। ये पूरे देश में होता होगा। मुझे लगता है कि देयर इज लाइक वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, लेकिन ये रखना जरूरी है, कानून में जरूरी है, कानून में दिया है जी कि ये जो डेयरी का कलेक्शन होता है वो कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या है, और वो बैकवर्ड लिंकेजेस उधर उनको रखना पड़ते हैं, लेकिन वो है ही नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इसमें देयर इज प्रूफ, साइंटिफिक एविडेंस कि कुछ एरिया में जो गाय का जितना दूध होना है उससे ज्यादा ये केमिकल दूध आता है। और वो किससे बनता है वो सबको मालूम है कि यूरिया है, डिटर्जेंट है, रिफाइंड ऑयल है, स्टार्च है, न्यूट्रल, जैसे सबसे आपने बिल्कुल सही कहा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। यानी कि प्रॉपरली अगर साइंटिफिक तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, बेहतर चारा है, उससे अगर यील्ड बढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें किसी तरह की मिलावट हो रही है तो इस पर जांच का विषय होना जरूरी है। दीप्ता जी, संक्षेप में यही हम तो ये भी कहेंगे कि कई लोग दूध के बारे में कुछ गलत धारणाओं के कारण दूध पीना छोड़ देते हैं। जैसे महिलाओं में हम देखते हैं कि भाई पिंपल निकल आते हैं इसलिए हम दूध नहीं पीते। कुछ लोग कहते हैं कि हम लैक्टोक इंटॉलरेंट हैं, जो कि बिना किसी टेस्ट के वो कह देते हैं, थोड़ा सा अपच हो गया, कुछ हो गया तो दूध से जोड़ दिया, और इस वजह से दूध छोड़ देते हैं, इसलिए उनके दूध के अच्छे तत्व उनको मिल नहीं पाते। तो मिथकों का कितना जरूरी है दीप्ता जी ब्रस्ट होना, और इसके ऑल्टरनेटिव अगर हमारे किचन में मौजूद हो तो फिर क्या कर रहे हैं? संक्षेप में। दूध के लिए पहले आप अपनी बॉडी को सुनिए। अगर आपने दूध पिया है और आपको एक फॉर्म ऑफ दूध, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा दूध पी रहे हैं, A2 है, नॉर्मल दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं, बकरी का दूध पी रहे हैं, ठीक है। एक होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, कि आपका जो लैक्टेज ही नहीं बन रहा है इसलिए आपको इश्यूज हो रहे हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं। दूसरा, जो दूध से आपको इश्यू हुआ, आपको लगा लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बट बहुत सारे केसेस में वो केजीन इश्यू होता है। उस केस में हम लोग पेशेंट के साथ क्या करते हैं, हम उनको A2 मिल्क पिलाकर देखते हैं। अगर वो उनको सूट करता है तो वी मूव देम टू A2 मिल्क। पर कुछ लोग होते हैं कि जैसे हमने, अगर उनको काउस मिल्क से इशू है तो हम उनको बकरी का दूध या फिर उनको भैंस का दूध पिलाते हैं, वो उनको सूट होने लग जाता है। दूसरा होता है अपनी गट को ठीक करना। बहुत से लोग होते हैं जो हार्मोनल डिसरप्शन जंक फूड की वजह से खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको नॉर्मल फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है। तो अगर हम अपना क्लीन खाना खाएंगे, एक सोर्स ऑफ दूध जो अच्छा होगा वो लेंगे। और दूसरा, फर्मेंटेड, अगर फर्मेंटेड डेयरी, बहुत से पेशेंट्स को दही सूट करने लग जाती है, दूध सूट नहीं कर रहा होता, कैफिर सूट कर रहा होता है। मगर ऐसे बहुत लोग हैं जिनको दूध सूट कर रहा है, दही सूट नहीं करी, क्योंकि हिस्टामिन प्रोडक्शन हो रहा है, उनके गले में खराश आ जाती है या एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है दही खाते ही। तो
क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है अपनी बॉडी को सुनिए। अगर आप किसी डाइटिशियन या डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते हैं तो आप अपना खुद का टेस्ट कर सकते हैं। फूड इंटॉलरेंस को एलिमिनेशन डाइट से देखा जाता है कि हमने इस तरह का खाना खाया और इस तरह का खाना छोड़ा, हमें वो सिम्टम्स वापस आए या नहीं आए। और जो सिम्टम्स है ना वो बहुत वियर्ड होते हैं। सिर्फ एक हाथ में खुजली होना थोड़ा सा दूध पीने के बाद, तो मुझे सालों से हो रहा है, ओके, मगर वो एक दिन ऐसा आ सकता है आपका थ्रेशोल्ड खत्म हो इम्यून रिस्पॉन्स का और आपको लीकी गट हो जाए। तो इन फूड इंटॉलरेंसेस को तो आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि अपनी बॉडी की सुने। शरीर बहुत कुछ आपको संकेत दे देता है। दूध के मामले में यही है कि आप अपने शरीर की सुने। आजकल तो बहुत सारे टेस्ट आ गए, अगर कोई एलर्जी है तो पहले ही पता चल जाती है। भारत में धीरे धीरे ये प्रवृत्ति आ रही है, बट विदेशों में है। तो दूध से जुड़े हुए तमाम मिथकों को आप समझिए, उसके बारे में जानकारी रखिए। और जैसे कि तीनों पैनलिस्ट ने अपने अलग अलग अंदाज में जवाब दिए, सार यही है कि दूध से दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध का स्रोत क्या है और आपके लिए कौन सा दूध सही है, क्या गलत, बात दरअसल इसकी है। इसलिए जानकारी बढ़ाएं और सेहतमंद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। दीप्ता नागपाल जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। महेश झगड़े सर, आपने वक्त निकाला सर। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।